हमारे जानवरों में जो बेस लाइन नजर होती है, इसमें अगर यहाँ से मसल जो है एब्डोमिनल मसल जो रेक्टस एब्डोमिनिस है उसके पास आसपास हो तो ये वेंट्रल माना जाता है। अगर साइड से हो तो इसको हम लेटरल हर्निया कहते हैं। अब क्या किसमें होता है? ये बहुत कॉमन हॉर्स, कैटल और गोट में होता है। आपने देखा होगा बहुत भी जानवरों को गांव में ये तरह का बहुत हर्निया होता है। नॉर्मली जानवर जब आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को डैमेज करते हैं, उसकी वजह से स्किन तो इंटैक्ट हो जाती है, कभी कभी मसल रप्चर हो जाता है, या कभी जानवर एक दूसरे के पीछे भाग जाते हैं या चलते चलते गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मसल रप्चर होता है और उसके बाद वो आर्गन उसमें से स्लिप करके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हर्निया काज हो जाता है। तो ये जनरल काज फिर वही या तो एक्वायर्ड होगा, और ये नॉर्मली एक्वायर्ड होता है इन नेचर। ये जेनेटिक नहीं हो सकता। क्यों? मसल रप्चर जेनेटिक रीजन से नहीं हो सकता, वो गिरने की वजह से या चोट की वजह से या सींग मारने की वजह से हो सकता है। इसलिए ये याद रखना कि अभी तक जो आपने पढ़े वो दो रीजन से हो सकता था, उसमें जेनेटिक रीजन भी हो सकती थी और एक्वायर्ड हो सकता था। बट दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हर्निया, जिसको हम लेटरल हर्निया या वेंट्रल हर्निया कहते हैं, लेटरल एब्डोमिनल हर्निया और वेंट्रल हर्निया, ये डेफिनेटली एक्वायर्ड ही एक्वायर्ड है और कोई इसका रीजन नहीं देखा गया है। और ये जैसे मैंने अभी बोला, किसी वजह से गिर गया, ट्रॉमा हो गया, किसी ने किक मार दी, ब्लो मार दिया, सींग मारा, या कहीं से गिर गए, या कभी कभी जानवर तेज भाग रहा होता, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट उसको नजर नहीं पड़ी तो वो घुस गई पेट में, उसकी वजह से हो सकता है। रप्चर ऑफ द प्री प्यूबिक टेंडन, अगर किसी वजह से उसका जो प्री प्यूबिक टेंडन है अगर वो रप्चर हो जाएगा, उसकी वजह से भी मसल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और जिसकी वजह से वो आर्गन स्लिप डाउन करेगा। कॉमनली सीन अलोंग द कोस्टल आर्च, कोस्टल आर्च होता है ये जो एरिया है, जैसे यहाँ पे भी आप देखो इसी के आसपास है कोस्टल आर्च में, जो हमारी जो थोरेसिक कैविटी का बैक है, जो हमारा सीना ये जो होता है, ये इसको कोस्टल आर्च कहते हैं, इसके आसपास हो जाता है। और कभी कभी ये देखा गया कि इवन जो रिब्स है इसके आसपास भी ये स्लिप कर सकता है, क्योंकि हमारा डायफ्राम अंदर की तरफ घुस रहा होता है और आर्गन थोड़े ऊपर, विश्वास थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। तो अगर कभी कभी हमारी इन स्किन्स में भी, इन रिब्स में भी, बैक की रिब्स में अगर जानवरों में डैमेज होता तो वहां से भी लेटरल हर्निया का चांस होगा। लेकिन वेंट्रल हर्निया हमेशा नीचे एब्डोमिनल मसल के डैमेज की वजह से ही होगा। उसके बाद फीमोरल हर्निया, ये हर्निया जैसे मैंने आपको यहां दिखाया है, जहां से फीमर नर्व निकलती है या अंदर से, यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑरिफिस होता है जो रहता है जानवरों में। तो कभी कभी वो ऑरिफिस किसी वजह से अगर बड़ा हो या किसी वजह से डैमेज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से और बड़ा हो जाए, तो उसमें ये चांस रहता है कि जो अंदर के आर्गन है वो कहीं यहाँ से स्लिप डाउन हो जाए। तो जब ये फीमोरल एरिया में से निकल जाएंगे, वहां से कम डाउन हो जाएगा नर्व हमारा आर्गन, तो ऐसे हर्निया को हम फीमोरल हर्निया कहते हैं। Drooping part of intestine pass through the region of the femoral vein, artery and abdomen of the femora. जब फिमोरा, जैसे मैंने बोला कि फिमोरा जो फिमोरल आर्टरी है, ये एक एरिया है यहाँ से, जहां से ये यहाँ दिखाया गया है, ये है वो कैनाल, फिमोरल कैनाल, जहां से ये स्लिप डाउन हो सकता है। और नॉर्मली ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ से हमारे वेन्स और आर्टरीज पास हो रही होती हैं, और इस किसी वजह से अगर ये जगह डैमेज हो जाए तो ये इसमें से घुस के एक हर्निया काज कर सकता है, जिसे हम फीमोरल हर्निया कहते हैं। कैसे पता चलेगा फीमोरल हर्निया? जब हम जानवर की टांग हटाएंगे, नीचे से देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में, जो आपने एरिया यहाँ दिखाया, अगर यहाँ कोई बल्जिंग हो तो ये डेफिनेटली फीमोरल एरिया है, तो ये फीमोरल हर्निया ही होगा। अब जब हम जानवर को खड़ा करें या पिछली टांगे ऊपर करें और फील करें कि यहाँ पे जो एक ये है ऊपर हर्निया है, ये हर्निया है या तो अब्सिस भी हो सकता है, हर्निया भी, लेकिन वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन आपको अगर बल्ज लगे और ये अचानक बल्ज बना हो और कोई इन्फेक्शन का हमें कोई इंफॉर्मेशन हो कि इससे पहले इसको इन्फेक्शन रही हो, ना कोई रेडनेस हो, सिर्फ डैमेज हो, हमें लग रहा हो कि ये रिसेंटली हुआ और एब्रप्टली हुआ है, तो डेफिनेटली वो फीमोरल होगा। अदरवाइज हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस से इसको पता कर सकते हैं कि ये फीमोरल हर्निया है या कोई और रीजन है। लेकिन कहने का मकसद है जो फीमोरल हर्निया होता है वो इसी कैनाल में, फीमोरल कैनाल में होता है, जहां पे हमारे ये जो तीन सार्टोरियस मसल और अबिडक्टर लॉन्गस और जो ये मसल्स हमने बताया ग्लोसिस मसल है, इस एरिया में ही ये, इसी एरिया में से अगर स्लिप हो जाए हमारे आर्गन, तो हम इसको कहते हैं कि ये फीमोरल हर्निया है, जिसको हम सिटोरल मसल
लिफ्टिंग द फेशियल कवरिंग एंड स्टोरियस एंड ग्रेसियस मसल। इसके बीच में जब ये स्लिप डाउन हो जाता है और वो नीचे चला आता है हमारा कोई भी विसुअल ऑर्गन, तो हम उसको इन शॉर्ट फीमोरल हर्निया कहते हैं। नेक्स्ट, पेरिनियल हर्निया। आपने देखा होगा कि जानवरों में कभी कभी बैक पोर्शन में भी एक प्रोट्रूबरेंस होती है। प्रोट्रूबरेंस होता है बड़ा हो जाना, जिसको हम हर्निया भी कहते हैं। नॉर्मली यहाँ पे रेक्टम में एक कवरिंग होती है जो उसको होल्ड करती है रेक्टम को, उस एक डायफ्राम की तरह होता है। अगर वो रप्चर हो जाएगा तो हमारे उस जानवर के अंदर के कंटेंट बैक में आ सकते हैं, जो एनस के आसपास स्वेलिंग क्रिएट करते हैं। हमें लगता है कि प्रोट्रूबरेंस ही है, क्योंकि वो ऑर्गन स्लिप होता है अंदर जो एक कंपार्टमेंट उसको बना रहा था वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से ऑर्गन बैक की तरफ आ चुके हैं, तो इसको हम पेरिनियल हर्निया कहते हैं। ये क्या होता है? इट इज ड्यू टू वीकेंड पेल्विक डायफ्राम। मैंने बोला पेल्विक डायफ्राम जो है रेक्टम और बैक के एरिया को सेपरेट करता है, जिसकी वजह से रेक्टम अपनी जगह पे होल्ड होता है। देयर इज एब्नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द viscera inside the perineal area, that is called the perineal hernia. Common occurrences in male dog as well as horse, bull and rarely in sheep and goat. फिर वही कि ये डॉग्स और हॉर्स और बुल में बहुत पाया जाता है। इंसिजनल हर्निया, ये देखिए नाम से ही पता चलता है। मान लो कभी कभी कोई ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन की वजह से ये हमारा जो एरिया है जहां पे ऑपरेशन हुआ वो किसी वजह से वीक रहा, मसल प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाए। आप लोग देखा गया है कि स्पेशली लेडीज में ये जब सिजेरियन बहुत होते हैं, 2-4 होते हैं, उनकी वजह से उनके मसल वीक हो जाते हैं। देयर इज अ ग्रेट काज कि उनमें भी ये हर्निया हो जाते हैं। लेडीज में बहुत होते हैं जिनके बहुत से ऑपरेशन हुए हैं, उनका मस्कुलेचर बहुत वीक हो गया होता है, तो उसकी वजह से इजिली रप्चर हो जाता है। तो इंसिजनल हर्निया है कि जहां पहले तो नॉर्मल था, लेकिन ये प्रॉब्लम, ये वीकनेस और ये जो हर्निया का काज बना वो इंसिजन बना जो पहले हमने दिया था, पहले जहां हमने काटा था। तो ऐसा हर्निया जहां पे पहले ऑपरेशन हुआ हो, जिसकी वजह से वहां कोई वीकनेस रही हो बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट में, कभी डिजीज इन्फेक्शन प्रॉपर इन्फेक्शस हो गया या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं आ पाई, जिसकी वजह से ये डैमेज कर सकता है और वो एरिया रप्चर होके हमारे एक हर्निया का काज बन सकता है। तो ऐसे तमाम को इंसिजनल हर्निया कहते हैं। इन शॉर्ट, इंसिजनल हर्निया इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सम इंसिजन व्हिच वी हैव गिवन इन पास्ट, जिसकी वजह से वो एरिया वीक रहा हो और रप्चर की काज बन गया हो और जिससे हर्निया डेवलप हो गया हो। नाउ द इंफेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला एब्डोमिनल सर्जरी हो सकती है। स्किन समटाइम्स दैट कवर्स द हर्निया वेरी लाइट एंड सेप्टिक मोड्स आफ्टर द ऑपरेशन व्हिच, हाँ ये कह रहे हैं कि एक और रीजन, ये तो ह्यूमन का ज्यादा रीजन है या डॉग का या स्पेशली उन एनिमल्स का जिनकी स्किन बहुत वीक होती है। मान लो ऑपरेशन हुआ और स्किन जो है वो प्रॉपरली मैनेज ना हो पाई, जो हमने सूचर लगाए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई और अंदर इन्फेक्शन की वजह से मस्कुलेचर में वीकनेस आ गई, प्रॉपर मसल जुड़ नहीं पाए और एक वीकनेस रही वहां पे, तो ये एक ग्रेटर काज बन सकता है फ्यूचर में इंसिजनल हर्निया का। इसके अलावा कभी कभी मसल तो ठीक होता है लेकिन अंदर से बॉडी में प्रेशर हो जाता है, जैसे बॉडी वेट गेन हो गया किसी का बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से अंदर चर्बी बढ़ गई और अंदर से प्रेशर डेवलप होता है। स्किन तो कोशिश कर रही थी उसको रोकने की, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ा कि ऑपरेशन से तो पहले ही वीक था और अब प्रेशर इतना बड़ा पीछे से कि उसने पुश करके उसको एक हर्निया का काज बना दिया और वहां से जो हमारे कंटेंट थे वो मस्कुलेचर को ब्रेक करते हुए बाहर की तरफ आ गए और ऊपर स्किन के कवर के अंडर रह गए। तो ऐसे हर्नियाज को हम इंसिजनल कहते हैं। इसमें इंसिजनल क्यों हुआ? चर्बी की वजह से तो अब सबको नहीं होता है, जिसको होता है, जिसका ऑपरेशन हुआ तो उसके चांसेस क्योंकि बढ़ गए हैं और ऑपरेशन की वजह से वीकनेस हो गई है, तो इसलिए हम उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। अब कभी कभी ह्यूमन में स्पेशली जब कीमोथेरेपी देते हैं या स्टेरॉइड हार्मोन्स देते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि आप जानते हो कि जब स्टेरॉइड हार्मोन ज्यादा लिए जाते हैं तो वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाती है
उससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कुछ चीज़ें, कुछ मस्कुलेचर में वीकनेस आ जाएगी, और जिसकी वजह से अगर किसी का हमने ऑपरेशन किया, उसके बाद ये ट्रीटमेंट देना पड़ा जिसकी वजह से उसके मसल रप्चर हो गए, या कीमोथेरेपी देनी पड़ी जिसकी वजह से ये मसल हो गई, या बाद में कभी हमें उसको लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ा स्टेरॉइड्स का, उसकी वजह से भी जब मस्कुलेचर वीक रह जाएगा तो उस सूरत में ये पर्टिकुलरली एक हर्निया काज करेगा, जिसका ओरिजिनल काज तो होगा कि वो इंसिडेंट जो हमने दिए, क्योंकि नॉर्मली हमने बॉडी को वहां इंसाइज किया है, काटा हुआ है, ये रीजन बना, इसलिए वो तमाम ऐसे जितने भी हर्निया है वो इंसिजुअल हर्निया में फॉल हो जाएंगे। डायफ्रामेटिक हर्निया, आप जैसे कि जानते हो कि हमारा थोरेसिक जो कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी से एक बड़े डायफ्राम से, जो एक आप समझिए कि जैसे आपने देखा होगा कि ढोलकी देखी होगी ना, जो ढोलकी जिसपे ताप पड़ती है वो क्या एक स्किन का स्ट्रक्चर होता है जो शीप का या किसी जानवर का होता है, दूसरी तरफ से लकड़ी होती है। इसी तरह से आप समझो कि एक तरफ से हमारे ये थोरेसिक कैविटी है, दूसरी तरफ बीच में वो है, और दूसरी तरफ उसके हमारा डाइजेस्टिव जो है जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी, तो उनको सेपरेट करने के लिए, दैट मींस एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करने के लिए एक टाइट मस्कुलेचर का एक मेम्ब्रेन है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो आपने पढ़ा होगा। तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको हम जब रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, तो रेस्पिरेशन में एक पर्टिकुलर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर की हमें जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये आगे पीछे होता है डायफ्राम, और वो क्रिएट करता है नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर थोरेसिक कैविटी में, जिसकी वजह से हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। अब हमें इसको तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, कभी कभी वो उसमें से भी कुछ आर्गन, स्पेशली स्टोमक और जो हमारे पिछले आर्गन जो उसके साथ टच करते हैं, स्टोमक हुआ, कुछ इंटेस्टाइन हुआ, अगर किसी वजह से वो उसमें धंस गए, उसकी अंदर की तरफ चले गए, डायफ्राम को ढीला करके किसी वजह से डायफ्राम वीक रह गया और उसमें से धंस कर थोरेसिक कैविटी के अंदर घुस गए, तो ऐसे हर्निया को हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। It is often that spontaneous defects are extremely rare. नॉर्मली इसमें नॉर्मली जो है ना कि डिफेक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली भगवान ने तो ऐसा बनाया कि इसमें चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कभी कभी जानवरों में रीजंस होते हैं, काजेस हैं, जो मैं आगे बोलूंगा, जिसकी वजह से ये कभी कभी हो सकता है। और ये भी देखा गया है कि गाय और बुफेलो में, गाय और भैंस में कभी कभी ये 4th इंटरकॉस्टल स्पेस तक आता है, मतलब है कि इतना अंदर घुसता है कि जो चौथी और पांचवी हमारी रिब है उसके बीच के एरिया तक पहुंचता है, इतना अंदर घुस जाता है डायफ्राम के थ्रू स्टोमक, जिसकी वजह से जिसको हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। काजेस फिर वही, किसी वजह से अगर रप्चर हो जाए डायफ्राम एक्सीडेंट से, अगेन कभी कभी रेयर केसेस में फिर वही कंजेनाइटल या एक्वायर्ड हो सकता है, जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। एंड जंपिंग, अगर खास करके अगर जानवर बहुत ऊपर से जंप मारे, खास करके कुत्तों में ये बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ऊपर से जंप मारते हैं, तो उनमें इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा डायफ्राम है, ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, ये जो ब्लू दिखाया गया है ये थोरेसिक कैविटी है। नॉर्मली ये यहाँ पे ब्लॉक होकर यहाँ पे जो डायफ्राम है इसको बंद कर देता है, लेकिन डायफ्रामेटिक हर्निया में आप देखिए कि इसने प्रोट्रूड किया है या अंदर घुस चुका है थोरेसिक कैविटी में। ऐसे क्योंकि डायफ्राम को इसने पुश करके किया है या उसको उसमें से रप्चर होके निकला है, इसलिए इसको हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं। तो काज मैंने क्या बोली? काज बोला कि अगर जानवर ने ऐसा जंप किया जिसकी वजह से इसका प्रेशर इतना ज्यादा पड़ा और ये वीक था, ये अंदर फंस गया, ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से डायफ्रामेटिक हर्निया। हमारे बुफेलोज में ये इसका केसेस बहुत देखे गए कि बुफेलोज में भी डायफ्रामेटिक हर्निया बहुत ज्यादा होता है, गाय में भी होता है लेकिन उतना नहीं, लेकिन बुफेलोज और डॉग्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगर कभी कभी ऐसा हो कि जिसकी वजह से ट्रॉमा हो जाए, अंदर कोई घुस गया, यहाँ कोई कट गया हो, बहुत डैमेज हो गया हो, जिसकी वजह से डायफ्राम में डैमेज हो गया हो, वो भी एक रीजन बन सकता है कि जिसकी वजह से ये डायफ्रामेटिक हर्निया हो सके। एक और भी चीज है जो कि बहुत बड़ी कॉमन होती है जानवरों में, आपने सुना होगा कि कभी कभी कहते हैं भाई फलाने जानवर के पेट से 2 किलो लोहा निकला, सुना होगा आपने, या कभी कभी कील निकल जाते हैं। तो वो कील कभी कभी क्या करते हैं कि जो जानवर को वो खाने के साथ निकल गए होते हैं, वो कभी कभी पियर्स करते हैं स्टोमक को और वो फिर डायफ्राम को भी डैमेज कर देते हैं।
जिसको हम टेक्निकली टीआरपी, जो मेडिसिन में आपने पढ़ा होगा, ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस, एक डिजीज है जिसका मेजर काज होता है कि बाहर से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाता है जो डैमेज करता है स्टमक को और डायफ्राम को भी, तो ऑटोमेटिकली वो एक रीजन बन सकता है जिससे डायफ्रेक्टिक हार्निया हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर काज। अब इसमें साइन क्या है कि इसमें आप देखोगे जब ये होगा तो स्टमक जो अगला होगा वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये, और एंटीरियर स्टेनोसिस प्रीडोमिनेंस। इसमें क्या हो जाता है कि अगला, जैसे खास करके एंटीरियर स्टेनोसिस क्या होता है कि जो हमारा एबोमिज्म है वो पूरा अपनी खुराक आगे नहीं बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से इंफेक्शन हो जाता है। जो पीछे का मटेरियल है वो उस तेजी से आगे नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से र्यूमन इंफेक्शन हो जाती है और रेटिकुलम में इंफेक्शन हो जाती है, और बाकी में भी, और एबोमिज्म भी अपना पूरा काम नहीं कर पाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है जो कि इस जानवर के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाती है। ये उसके क्लिनिकल साइंस है। और अगर आप जानवर को वैसे देखेंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो खा नहीं पाएगा, उसका मटेरियल जो है बहुत डिले हो जाएगा स्टमक में, जिसकी वजह से उसमें टॉक्सिसिटी भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से उसमें डलनेस, डिप्रेशन, इनफेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला खुराक आगे निकल नहीं रही है, बहुत देर तक पेट में रह रही है, तो एक तरह की बदहजमी हो जाएगी, एक गैस प्रोडक्शन हो जाएगी, तो टिम्पैनी हो जाएगी। व्हाट इज टिम्पैनी? जब गैस प्रोडक्शन रुमन के अंदर बढ़ जाए, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल जानवर फील करता हो, उसको हम टिम्पैनी कहते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। अब ऑटोमेटिकली पीछे से खुराक तो आ रही है, एबोमिज्म से बहुत कम निकल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा कि गोबर निकलेगा नहीं, बहुत कम बना पाएंगे, तो स्कैंटी फीसिस, उसके गोबर भी बहुत कम निकलेगा, क्योंकि ऊपर से सप्लाई नहीं हो रहा है, वो किसी वजह से डैमेज की वजह से रुक रहा है, एबोमिज्म क्लियर ही नहीं कर रहा है, उसको आगे छोड़ ही नहीं रहा है इंटेस्टाइन में। जब इंटेस्टाइन में नहीं छोड़ेगा तो ऑटोमेटिकली फीसिस बनेगी कहां से? तो ये एक इसका एक और सिम्टम है जिससे आप इसको पता लगा सकते हैं। और इसमें जानवर बहुत लिथार्जिक हो जाता है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि मैंने कहा आपको कि डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रेशर को मेंटेन करता है। तो जब वही डैमेज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो होगी, ना कोई साइन रेस्पिरेशन को दिखाएगा ही कि रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो साइन डिफिकल्ट होता है कि एग्जिबिट होता है कि रेस्पिरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस डेफिनेटली होगा, जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, डिफिकल्टीज हो गई, तो टॉलरेंस, वो कैसे एक्सरसाइज को टॉलरेट कर पाएगा? क्योंकि जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हमें ज्यादा चाहिए, जब ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए तो हमें तेज तेज सांस लेना पड़ेगा, वैसे हमें प्रॉब्लम इसमें तेज सांस लिया नहीं जाता है, तो ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा, ना एक्सरसाइज कर पाएगा, जानवर बैठ जाएगा। ये एक और सिम्टम है जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि डायफ्राम हार्निया है। नाउ डायग्नोसिस कर दिया, अब हम कैसे पता चले ये डायग्नोसिस? देखो प्रोट्यूबरेंस तो बहुत जगह से हो सकती है, बहुत वजह से हो सकती है। ये हर्निया हो सकता है, ये एब्सेस हो सकता है, ये हेमोटोमा हो सकता है, ये सिस्ट हो सकती है, ये कोई और ग्रोथ हो सकती है। अब क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि ये हर्निया है कि ये बाकी चीजें नहीं है? तो उसके लिए है सबसे पहले हिस्ट्री, उसको पूछो कि भाई कैसे हुआ। अगर वो मालिक बता पाता है कि भाई अचानक ये कल तक तो नहीं था, कल मैंने देखा ये जानवर खेल रहे थे या दौड़ रहे थे, उसके बाद हो गया, तो डेफिनेटली हमारा माइंड जाएगा कि ये हार्निया है। तो हिस्ट्री हमें इंडिकेट करेगी कि वेदर दिस इज अब्रप्ट, जल्दी हुआ है कि प्रोसेस धीरे धीरे है। अगर वो कहता है ना ये बहुत दिनों से धीरे धीरे हो रहा था, डेफिनेटली इट इज नॉट हार्निया। ये एब्सेस हो सकता है, कुछ और चीज, हेमोटोमा हो सकता है, कुछ और चीज हो सकती है। अब हेमोटोमा भी कभी कभी एकदम बनता है, तो जब हेमोटोमा बनता है तो वो उसका रंग दूसरा होता है, उसकी फिर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्ट्री से हमें कुछ इंडिकेशन मिलती है कि इसकी ये चेंजेस हुई थी या ये कर रहा था, जिसकी बाद हमने देखा, तो वो डेफिनेटली हमें इंडिकेट करेगा कि हर्निया है या कोई और चीज है। नंबर 2, उसके बाद उस जगह को पैल्पेट करना, हाथ लगाना, हाथ से फील करना कि क्या है। तो डेफिनेटली जब आप हैंडल करेंगे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप खुद ही बता सकते हैं कि भाई इसमें एब्सेस है, ये हेमोटोमा है, या ये कंटेंट है जो कि अंदर से आए हैं, और ये हर्निया का, ये हर्निया है, किसी चीज का हर्निया है, जिसमें इंटेस्टाइन हो सकता है, कोई भी जो भी टाइप का हो, तो हर्निया है। उसके बाद आप अगर आप कंफ्यूज हैं ये हर्निया है कि हेमोटोमा है कि एब्सेस है, आप सुई डाल दीजिए। अगर सुई में से ब्लड निकला तो ये तो हेमोटोमा है, अगर सुई में से पस निकला ये तो एब्सेस है,
अगर सुई में से खाने के मटेरियल निकले या कुछ और निकला तो डेफिनेटली, क्योंकि इंटेस्टाइन का बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट है या स्टॉमिक का इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो चीजें निकली तो डेफिनेटली उस वक्त तो ये हर्निया ही है, क्योंकि उस एरिया में, हर्निया के एरिया जो हम देख रहे हैं, नॉर्मली वहां पे इंजेस्टा या खाने की चीज नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि वहां वो ऑर्गन आ चुका है जिसके अंदर खाना है, तो वो हमें एकदम बता देगा कि बस ये जो है ये एब्सेस है, हेमोटोमा है, या कि हमारा हर्निया है। नंबर 2, अगर हम दूसरा, ये तो एक हो गया, उसके बाद एक और सिंपल तरीका है। अगर हर्निया को, अगर हम जहां हर्निया है और उसके अपोजिट में जानवर को लिटाते हैं, जैसे अगर हर्निया अब्डामन में, उसको पीठ के बल लिटाते हैं, अगर हर्निया खुद ही वापस चला जाता है, हर्निया दिखाई नहीं देता, खत्म हो जाता है, तो और डेफिनेटली ये हर्निया ही है, क्योंकि रिड्यूसेबल हर्निया इसी को कहते हैं कि जो खुद ही अंदर चला जाए। अगर ऐसा है तो फिर तो डायग्नोसिस एकदम हो जाएगी, भाई अभी तक तो था लेकिन पीछे लेटाने की वजह से अंदर चला गया, दैट मींस ऑरिफिस खुला था तो ये वापस चला गया, तो डेफिनेटली वो हर्निया होगा। एब्सेस होगा वो नहीं जाएगा, हिमोटोमा होगा वो नहीं जाएगा, सिस्ट होगी वो नहीं जाएगी, वो अपनी जगह ही रहेगी। अगर ये रिड्यूस होकर वापस जाता है तो डेफिनेटली ये हर्निया ही होगा। इन डायफ्रागमेटिक हर्निया लेटरल एंड वेंट्रोडॉर्सल रेडियोग्राफ। अच्छा, एक और चीज है कि ये हम फिर एक्सरे से भी कर सकते हैं। चलिए, ये इंफॉर्मेशन मैंने रखा है, लेकिन आप ज्यादातर इसी को हैंडल कर सकते हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस में भी, और आप आगे चल के और भी सीखेंगे इसके बारे में। तो सिंपल तरीका है कि आप उसको देखिए लिटाकर कि ये क्या वापस जा रहा है। अगर वापस जा रहा है तो रिड्यूसेबल है, तो हर्निया है। अगर वापस नहीं जा रहा है, फिर हमें कंफ्यूजन है कि क्या ये हर्निया ही है, हेमोटोमा है, एब्सेस है, सिस्ट है, या कुछ और है। उसके लिए मैंने आपको बोला कि हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, ठीक, एक्सप्लोरेशन करेंगे, देखेंगे कंटेंट इसके क्या है। कभी कभी कंडीशंस लाइक हाइड्रोथोरिक्स, हाइड्रोथोरिक्स मीन है जब छाती में पानी भर जाता है। एस्पिरेशन निमोनिया, जब किसी का निमोनिया इसलिए होता है कि वो खाने का कंटेंट उसके फेफड़ों में चला जाए। कार्डियक डिजीज दैट फॉर्म बॉडी इन द इसोफेगस शुड डिफरेंशिएट फ्रॉम द हार्ट डायफ्रागमेटिक हर्निया। यहां तक कहने का मतलब है कि कभी कभी हमें प्रोट्रूबरेंस दिखाई देगी, लेकिन उस वक्त हमें ये चीजें जो है ये रूल आउट करनी, कहीं ये तो नहीं, क्या क्या, एस्पिरेशन निमोनिया, हाइड्रोथोरिक्स, कार्डियक डिजीज, उसकी वजह से भी कभी कभी कहीं प्रोसीजर बन सकती है। फॉरेन बॉडी इन द इसोफेगस शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डायट। ये हमें कंफ्यूज कर सकता है, जिसके तरीके हैं जो आप सब्सिक्वेंट क्लास में पढ़ेंगे कि वो क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हम इसको बता सकते हैं कि ये कैसे हो जाएगा डायफ्रागमेटिक हर्निया। और ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज यू आर नॉट सपोज्ड टू हैंडल दिस केसेस। एक्सप्लोरेटरी लाइब्रेटरी डायग्नोसिस डिफिकल्ट। एक्सप्लोरेटरी में लेप्रोटॉमी क्या है कि आप अगर कुछ नहीं पता चलता है फिर भी कंफ्यूजन है, तो उसका ये काट के, लेप्रोटॉमी मींस उसका एब्डोमेन काट के चेक कर दीजिए कि क्या रीजन है, किस वजह से ये हो गया है। फिर एक्सरे और बाकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो भी हमें आ जाएंगी, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब हमें, जैसे मैंने अभी बोला, इसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं कि हमें हर्निया को एब्सेस, ट्यूमर, हेमोटोमा और सिस्ट से डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कैसे होगा? अगर एब्सेस होगा, ट्यूमर या सिस्ट डेवलप स्लोली, वो आस्ता आस्ता, हर्निया इज ए सडन अकरेंस। जैसे हिस्ट्री में भी अगर उसने कहा ये बहुत दिनों से था, धीरे धीरे था, तो ये हर्निया नहीं हो सकता है। अगर कहा कि ये अचानक कल से हुआ, तो उसमें चांसेस हैं कि ये ट्यूमर हो, ये डेफिनेटली ये हर्निया है, ये चीजें नहीं। नंबर 2, आप क्वेश्चन है कि आप इसमें ये एब्सेस है, ट्यूमर है कि सिस्ट है। अगर आपको ये लगता है कि इसमें बाकी सिम्टम भी है, वो जगह बहुत ज्यादा गर्म है या इन्फेक्शन है और पेन हो रही है, तो डेफिनेटली आप उसको कहोगे भाई ये एब्सेस है, ये आपका हर्निया नहीं है, तो अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट कर दो। अगर लगता है कि ये नहीं है, हर्निया है, तो फिर हर्निया वाला ट्रीटमेंट कर दो। अगर हेमोटोमा है तो आपको बाहर से ही जब उस पर हाथ फेरेंगे तो क्रिप्टिंग आवाज आती है, क्रिप की आवाज खून किया जाती है। अभी कभी अगर आपने हेमोटोमा देखा होगा, उस पर फील किया होगा, क्रिप की आवाज आ जाती है, क्योंकि अंदर वो खून जो है जम गया होता है और स्किन ऊपर से उसमें मूव करती है, तो वो एक क्रिप्टिक की आवाज करती है, उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एब्सेस में वो नहीं होगा,
ना ही हमारे हर्निया में होगा। तो आप ऑटोमेटिकली इसको बाय एक्सपीरियंस और जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो ये यू कैन डिफरेंशिएट इट वेरी इजीली। अब तीसरा है सिस्ट। सिस्ट का एक खास चीज है, वो फ्लैक्चुएट करती है लेकिन वो रिड्यूस नहीं हो सकती है, और अगर इरिड्यूसिबल होगी तो वो फ्लैक्चुएट नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि सिस्ट में, और थर्ड है कि अगर एक्सप्लोशन किया जाएगा तो उसमें पानी जैसा निकलेगा या खून निकलेगा। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिकली आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सिस्ट है, एब्सेस है, हेमाटोमा है, कि ये हर्निया है। और सिस्ट में एक और खास बात है कि वो एक जैसी तरह भागती है और उसमें ना तो पेन होगी ना कोई और सिम्टम दिखाई देगी। पेन नहीं होगी, बाकी कुछ गर्म नहीं होगा, कुछ और नहीं होगा, तो वो डिफरेंशिएट आप करोगे कि एब्सेस भी नहीं है, पानी निकला तो हेमाटोमा भी नहीं है, तो क्या है, सिस्ट है। देन लास्ट वही एक्सप्लोरेटरी पंचर, इसको खोल के देखो, सुई डाल के देखो कि अंदर से क्या आता है, वो आपको बता देगा कि ये डेफिनेटली क्या है। नेक्स्ट, या फिर एक्सरे कर लो, रेडियोग्राफी। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, और ये लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट है ट्रीटमेंट। इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ हर्निया, अगर रिड्यूसेबल है ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर लेटा के रख दीजिए उसको, थोड़ा प्रेशर रखे कुछ देर के लिए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो इरिड्यूसेबल के लिए है। मोस्ट हर्निया एनलार्ज ओवर टाइम, it is not repaired surgically. If they are not repaired surgically, they may cause pain, anorexia, weight loss, and it may cause the dystocia when a gravid heart is found in the hernial sac. क्या है कि मोस्ट ऑफ दी हर्निया या तो खुद ही रिड्यूस होगी, अगर नहीं होंगे वो धीरे धीरे अगर बढ़ेंगे, तो आपने अगर सर्जरी टाइम पे नहीं की, ट्रीटमेंट नहीं किया, तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या होगा कि एक तो पेन बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया या कोई और चीज हो गई, उसकी वजह से सिम्टम आ जाएंगे हमें डिजीज के, फीवर के, जिसकी वजह से एनोरेक्सिया, भूख लगना बंद हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा जानवर। और कभी कभी अगर वो हार्ट ही जिसमें कि बच्चा हो वही इसमें हर्निया का कंटेंट में आता हो, तो फिर उस वक्त डिस्टोकिया हो जाएगा, बच्चा पैदा होने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। The only effective treatment of hernia is surgery to restore the integrity of the abdominal wall. अब बेहतरीन इलाज क्या है कि काज को खत्म कर दो। काज क्या है कि हमारा एब्डोमिनल वॉल वीक है। एब्डोमिनल वॉल वीक अगर है, उसके लिए हम ट्रीटमेंट देखेंगे क्या है, उसको किसी तरह से मजबूत करो, सूचर से करो या कोई चीज बाहर से डालनी पड़े, किसी तरह से करो, तो दैट विल बी बेस्ट। क्योंकि जब मसल को सपोर्ट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली जो आर्गन को सपोर्ट मिलेगी वो बाहर नहीं आएंगे, ऑरिफिस नहीं बनेगा, रप्चर नहीं होगा, तो बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसी को, इस चीज को हम कहते हैं हेरिनोरैक्टी। ए प्राइमरी रिपेयर ऑफ हर्निया, ए सर्जिकल रिपेयर इज ए सिंपल हर्निया डन बाय द सूचर। कहता है कि हर्निया के ट्रीटमेंट को हम हर्नियोरैक्टी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अगर छोटा सा हर्निया जानवर को पीछे बैठा दो, जहां से निकला उसमें सूचर कर दो। अगर ज्यादा बड़ा हर्निया नहीं है तो ऑटोमेटिकली सिंपल मेथड से कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हर्निया कंटेंट ज्यादा है तो वो रिड्यूस नहीं हो पाती, उसको थोड़ा खोलना पड़ेगा ताकि हम रिंग का साइज बड़ा करें, आर्गन को वापस डालें जहां से वो आए हैं, और रिंग को फिर सूचर करके टाइट करके बंद कर दें। ये तो सिंपल हर्नियोरैक्टी है कि जब हम हर्निया का ट्रीटमेंट सिंपल सूचरिंग से और हैंडिंग से करते हैं। नेक्स्ट, तो उसके बाद हर्नियोप्लास्टी है। ये नॉर्मली उन हर्निया में आते हैं जो बड़े किस्म के होते हैं और जिनको हम नॉर्मली सिंपल ट्रीटमेंट से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें एक सपोर्ट देनी पड़ती है मसल्स को, ताकि वो आर्गन को सस्टेन करे और वो मसल का रप्चर काज ना करें बिकॉज ऑफ वेट ऑफ द आर्गन, जो हर्निया काज करते हो उसको सपोर्ट देना है। सपोर्ट कैसे दे सकते हैं, नॉर्मली उसमें एक मैश डाली जाती है। मैश जैसे आपने देखा होगा जाली जैसी होती है, ऐसे ही नेचुरल जाली जैसे मच्छरदानी की जाली है, लेकिन वो जाली नहीं है, ये एक खास किस्म की जाली होती है, लेकिन डिजाइन वैसा होता है जो एक वो मसल के साथ अटैच करके एक सपोर्ट क्रिएट की जाती है, उसको हम मैश बोलते हैं। और ये मैश भी दो तरह की होती है, या तो सिंथेटिक होती है या कभी कभी ये हम जो ऑर्गेनिक होती है, जो एनिमल ओरिजिन की होती है, जो मैश होती है, और ये डाली जाती है। इसी के बारे में अब मैश से क्या फायदा है। A mesh repairs the hernioplasty, surgical repair of large complex hernia by causing network and may be used as a laparoscope. May be used
एंड मे बी यूजिंग ए लेप्रोस्कोप। कहता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जरी से कर सकते हैं या स्टोमी को वहां पे ऑपरेट करके अंदर एक मैश डालेंगे उन मसल्स के साथ, मसल्स के अंदर, और वो ऐसी होती है कि जो उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है बॉडी के साथ, बल्कि सपोर्ट करती है और वो बाद में एक पार्ट बन जाता है। अगर वो ऑर्गेनिक रीजन से हो तो वो एब्जॉर्ब होके तब तक टिश्यू अपने आप को रिपेयर करता है। अगर ऐसा है कि वो एब्जॉर्बेबल नहीं हो तो वो पूरी लाइफ उसके साथ रहेगी और उसके ऊपर मस्कुलेचर की वजह से एक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो बहुत बड़ी सपोर्ट बनेगी और आइंदा कभी भी उसका जो हर्निया का चांस है मिनिमाइज होता जाएगा। अब इस मैश का क्या काम है, हम मैश क्यों डालते हैं, सपोर्ट द वीकेंड एंड डैमेज टिश्यू। मैश डालते हैं ताकि जो टिश्यू डैमेज हुआ, जहां से चांसेस है कि हमें हर्निया हो, उसको कैसे सपोर्ट दें, उसको कैसे बंद कर दें। मेजॉरिटी ऑफ द सर्जिकल मैशेस डिवाइस करंटली अवेलेबल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल और एनिमल टिश्यू। मैंने पहले भी बोल दिया आपको, मैशेस यूज्ड इन सम कॉम्प्लेक्स एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स एंड हर्नियाज दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय सिंपल मेथड ऑफ रिडक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग, मैंने हिंदी में बोल दिया है। It is the tension-free repair resulting in a significant reduction of the post-operative pain, shortening of recovery period and treatment reactions. मैश का एक बार आपने अगर डाला तो रिकरेंट अगर बार बार किसी को और आइंदा नहीं होगा, क्योंकि एक सपोर्ट मिल गई, आइंदा नहीं होगा। और ये क्विक है, इसमें इलाज में कम टाइम लगता है ट्रीटमेंट में, और इसकी रिकवरी भी क्विक है मैश की, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिकली बनाई गई है और इसको बहुत हाइजीनिकली अंदर रखते हैं, पूरा सैनिटरी मेथड्स को फॉलो करके अंदर ताकि इंफेक्शन ना हो, जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए एक इलाज बन जाता है। द मैश इज प्लेस्ड बीनीथ द मसल बिगर देन द हर्नियल ओपनिंग। सिंपल सी बात है कि जितना ओपनिंग है उसके नीचे जो मसल है उस पर ये रखा जाता है, लेकिन जो मैश रखी जाती है वो उससे तकरीबन डबल साइज की या इससे थोड़ा कम, लेकिन डेफिनेटली जो डैमेज साइज है उससे बड़ा होना चाहिए ताकि वहां से आर्गन फिर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर छोटा रखेंगे तो वो एक तरफ से स्लिप होके फिर अपर्चर क्रिएट कर सकती है। तो मैश इज प्लेस्ड बीनीथ द मसल बिगर देन द हर्नियल ओपनिंग, कि जहां से हर्निया बाहर रप्चर हुआ है उस रप्चर से नीचे रखा जाता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा साइज का रखा जाता है। The body will create tissue that will adhere the mesh, combining the mesh। उसके बाद क्या होता है, जब ये बॉडी में रहती है, बॉडी का क्या अपना बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो उसको रिपेयर करेगी, उसके आसपास टिश्यू डेवलप करेगी, जिसके वजह से वो पूरी जकड़न में आ जाएगा और पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल बन जाएगा। और फ्यूचर में क्या होगा कि वहां से कोई भी आपका हर्निया होने का चांस नहीं, रप्चर होने का चांस नहीं, तो हर्निया होने का चांस नहीं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन। कैसे हम, जैसे इलाज कहते हैं ना, ट्रीटमेंट का प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम क्यों ना ऐसा फॉलो करें जानवरों में कि ये हो ही ना पहले। उसके लिए अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस टू मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ द डिजीज। मैनेजमेंट में ऐसा है कि जहां जानवर को रखा जाता है या जहां उनको चराया जाता है, नोकदार चीजें ना हो। अगर जानवर आपके पास है, उनके सींग काटने चाहिए ताकि वो दूसरे को डैमेज ना करें, या अगर आपके पास ऐसा सींग वाला जानवर है उसको सेपरेट कहीं रख दें, या अगर कोई ऐसा जानवर लिख रहा है कि जो बहुत ही फाइटिंग बिहेवियर, कुछ जानवरों में होता है कि फाइटिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, बहुत एग्रेसिव होते हैं, उनको बाकी जानवरों से अलग रख दो, तो ये रीजंस बन सकते हैं कि जिससे हम अपने इसको हर्निया के केस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो छोटे जानवर हैं और बड़े जानवर हैं उनको दूर आपस में एक साथ मत, जैसे शीप एंड गोट और लार्ज एनिमल्स को एक साथ मत रखो। क्यों? अगर आप लार्ज एनिमल को, खास करके गाय या बैल को और शीप एंड गोट को रखेंगे, वो नॉर्मली उनको सींग मारते हैं, जिसकी वजह से उनका रप्चर हो जाता है, उनको हर्निया हो जाते हैं शीप एंड गोट को, इसलिए उनको हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। कंक्लूजन, majority of the hernia that occurs in domestic animals are abdominal hernia followed by cystotal hernia and umbilical hernia। जानवरों में सबसे ज्यादा हमें abdominal hernia, उसके बाद cystotal hernia और umbilical hernia मिलता है। Cattle, sheep are known to be frequently affected by hernia problem due to traumatic hernia, which seems to happen in most of the cases like horn rupture falling on the blood material। कहता है कि कैटल और शीप में, मैं ऐसे ही बोला, शुरू में भी बोला कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो कंक्लूजन में यही है कि मेजर रीजन उसका यही है कि ट्रॉमा, कोई डैमेज किसी वजह से, ब्लंट ऑब्जेक्ट की वजह से, गिरने की वजह से, सींग मारने की वजह से हो,
तो वो ही एक मेजर काज है जिसकी वजह से हर्निया होता है। वो सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अप्रोच रहता है, डिपेंड करता है कि हर्निया किस तरह का है। रिड्यूसिबल है तो नॉन सर्जिकल, अगर रिड्यूसिबल नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन तक पहुंच चुका है तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू गो दिस। अगर रिपेयर रप्चर इतना है कि वो नॉर्मली सूचर से भी प्रॉपर्ली नहीं होगा, फिर हमें हर्नियोप्लास्टी करनी पड़ती है, जिससे हम मटेरियल डाल के उसको स्ट्रेंथन करते हैं ताकि उसका फर्दर कोई फ्यूचर में, क्योंकि मसला अगर एक बार भी हुआ तो रेकरेंट होता रहेगा ना, तो उसको चेक करने के लिए मेश डाल के हम स्ट्रेंथन करते हैं और फ्यूचर में कोई भी हर्निया नहीं होता है। Moreover, hernia is also prevented by modifying the management practice. However, it is still problem in domestic animal and associated diseases. फिर भी कितना आप करोगे, फिर भी जानवर में हम वो सब नहीं कर सकते जो हम कह सकते हैं, इसलिए आपको चांसेस रहेंगे कि हर्निया हो, इसलिए आपको ये चीज के बारे में जानना जरूरी है। इसका जहां तक हो सके कंट्रोल करो, ना कंट्रोल हो, केस आ जाए तो ऐसे ट्रीटमेंट करो जैसे मैंने आपको अभी तक बताया। थैंक यू वेरी मच, दिस इज व्हाट आई वाज टू स्पीक टुडे। नाउ एनी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफलाइन ऑन आवर मेल और फोन। थैंक यू वेरी मच। आज का